नमस्कार साथियों, रसायन की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे लेसन की ओर बढ़ रहे हैं कार्बनिक रसायन में क्लास 12th की, जहां से 5 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म 101% पूछा ही पूछा जाता है। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है। आज हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट की। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो लेसन हमारे पास है जिसका नाम है जैव अणु। क्या नाम है? जैव अणु। इंग्लिश में अगर इसकी बात हम करें तो इसको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। देखिए, बायोमोलिक्यूल्स मीन्स जैव अणु है क्या? सजीवों के शरीर में होने वाली, सजीव का मतलब जिसमें जान हो, सजीवों के शरीर में होने वाली जो भी जैविक क्रियाएं हैं, जो भी जैविक क्रियाएं हैं, हम उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे ये जैव अणु। जैसे जैव अणु सजीवों के शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं का जहां पर अध्ययन किया जाता है, केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं जैव रसायन। और हमारे जैव अणु क्या है? ये हमारे पोषक हैं। अब जैसे जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन्स आती है, विटामिन आता है, वसा, खनिज, लवण, लिपिड, हार्मोन्स, लाइक ये सारी चीजें, न्यूक्लिक एसिड्स। तो लेकिन हम सबसे पहली जो बात करने वाले हैं, सबसे पहली बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट की बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले समझे कार्बोहाइड्रेट है क्या। कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट मीन्स होता है H2O। CxH2O का होल वाई कार्बोहाइड्रेट का सामान्य फॉर्मूला है ये। जहां पर अगर यक्स और वाई की बात करें तो यक्स और वाई के अनुपात, यक्स और वाई के अनुपात कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? मीन्स यक्स का वैल्यू जितना होगा वाई का भी वैल्यू उतना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यक्स के स्थान पे मैं 6 रख दूं तो वाई के स्थान पे भी हमको 6 ही रखना होगा। देखिए, जैसे अगर यहां 6 हो गया, 6 दूना 12 हाइड्रोजन, 6 का नाम 6 ऑक्सीजन। ये है ग्लूकोज का फार्मूला। यह एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? यह एक कार्बोहाइड्रेट है। देखिए, फास्ट ट्रैक रिवीजन है और सिंपल फॉर्म में आपको हम पढ़ाएंगे और पेपर के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, क्योंकि यहां से किस प्रकार से प्रश्नों की श्रृंखलाएं पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो यहां देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। कार्बोहाइड्रेट का कॉमन फार्मूला, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, लेकिन यह परिभाषा हमारी थोड़ी सी प्राचीन हो गई है। लेकिन अगर हम आधुनिक परिभाषा की बात करें तो देखिए यहां फ्रेंड्स, वे यौगिक, वे यौगिक जिनका जल अपघटन कराने पर, वे यौगिक जिनका जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। मीन्स वे यौगिक जिनका जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे की ओर अब हम चलते हैं। अब बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। कितने प्रकार से फ्रेंड्स? 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अगर हम फर्स्ट प्रकार की बात करें तो पहला हमारे पास जो होगा उसका नाम है जल अपघटन के आधार पर। किसके आधार पर?
जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ध्यान से सुनिए, अगर जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस के बेस पे अगर हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात करें, यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है फ्रेंड्स? 3 प्रकार का। फर्स्ट नंबर में जो होगा उसको बोलेंगे हम मोनोसैकेराइड। क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड। सेकेंड नंबर में जो होगा उसको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। थर्ड नंबर में जो होगा उसको क्या हम बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड। ठीक है। तो जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है फ्रेंड्स। पहले को क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड, दूसरे को ओलिगोसैकेराइड, तीसरे को पॉलीसैकेराइड। अगर हम मोनोसैकेराइड की बात करें तो जिनके जल अपघटन से, जिनका जल अपघटन नहीं होता, जिनका जल अपघटन नहीं होता उसको हम क्या बोल रहे हैं? मोनोसैकेराइड। मीन्स जिसका जल अपघटन नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, ईटीसी, और सबका कॉमन फॉर, अगर सबके फार्मूले की हम बात करें तो सबका फार्मूला C6H12O6 होगा। इट मीन्स जितने भी मोनोसैकेराइड है, जितने भी मोनोसैकेराइड है, सभी मोनोसैकेराइड का फार्मूला C6H12O6 है, होता है। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? ओलिगोसैकेराइड की। यहां देखिए ओलिगोसैकेराइड की, देखिए जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड के, मोनोसैकेराइड के 2 से 10 अणु प्राप्त होते हैं, 2 से 10 अणु प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं? ओलिगोसैकेराइड। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे स्यूक्रोज एक डाइसैकेराइड है, ठीक है। रेफिनोस एक क्या है? ट्राइसैकेराइड है। स्टैचियोस एक क्या है? टेट्रासैकेराइड। देखिए सबके फार्मूले की अगर हम बात करें तो स्यूक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। क्या होता है? C12H22O11। अब रेफिनोस ट्राइसैकेराइड लिखना है तो 6 कार्बन बढ़ाइए, 10 हाइड्रोजन बढ़ाइए, 22 10 32। ऑक्सीजन कितना बढ़ाएंगे? 5, 11 5 16। सॉरी यहां गलत हो गया, 12 6 18। ये है रेफिनोस का फार्मूला। स्टैचियोस लिखे तो कार्बन में 6 और बढ़ा दीजिए, तो 6 और बढ़ाएंगे तो 18 6 24। हाइड्रोजन में 32 बढ़ाएंगे तो ये 42 हो जाएगा। ऑक्सीजन में 5 बढ़ाएंगे 16 5 21 हो जाएगा। तो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, अगर इसका जल अपघटन कराएंगे तो मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त होंगे। रेफिनोस क्या है? एक ट्राइसैकेराइड है, इसका जल अपघटन कराएंगे तो मोनोसैकेराइड के 3 अणु प्राप्त होंगे। स्टैचियोस एक टेट्रासैकेराइड है, अगर इसका जल अपघटन कराएंगे तो मोनोसैकेराइड के 4 अणु प्राप्त होंगे। ऐसे ही पेंटासैकेराइड होगा तो मोनोसैकेराइड के 5 अणु प्राप्त होंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? ओलिगोसैकेराइड। अब बात करने वाले हैं हम किसकी? पॉलीसैकेराइड की। देखिए जल अपघटन के आधार पे सबसे अंतिम क्लासिफिकेशन पॉलीसैकेराइड, जिसके जल अपघटन से, जिसके
जल अपघटन से मोनोसैकेराइड के 10 से अधिक अणु प्राप्त होते हैं। कितने? 10 से अधिक अणु प्राप्त होते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीसैकेराइड। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए एग्जाम्पल लिख रहे हैं। एग्जाम्पल में जैसे स्टार्च फेमस एग्जाम्पल है, सेलुलोज कामा ग्लाइकोजन। रिएक्शन भी देख लीजिए। अगर हम स्टार्च की फार्मूले की बात करें तो C6H10O5 का नंबर ऑफ वोलियन। जल अपघटन कराएंगे भी तो वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ यन लेने। 10 2 12 C6H12O6 वो भी नंबर ऑफ यन में प्राप्त होगा। तो आपने देखा कि चाहे इसको स्टार्च कहिए, चाहे सेलुलोज कहिए, चाहे ग्लाइकोजन, तीनों का फार्मूला सेम है। इट मीन्स या पॉलीसैकेराइड का फार्मूला है। अगर इसका आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो नंबर ऑफ एन यानी 10 से अधिक कितने अणु प्राप्त होंगे, कंफर्म नहीं है, कर सकते। यन का मतलब है कि 10 से अधिक अणु यहां पर आएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीसैकेराइड। तो जल अपघटन के आधार पे कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो अगर समझ में, आशा करते हैं कि आपको आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करें। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो सेकंड है अपचायक क्षमता के आधार पर। अच्छा, ये जो है ये भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अपचायक क्षमता के आधार पे हमारे कार्बोहाइड्रेट इट मीन शर्कराओं को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहले को कहा जाता है अपचायी शर्करा। क्या कहा जाता है? अपचायी शर्करा। अगर सेकंड की हम बात करें तो दूसरे को कहा जाता है अनअपचायी शर्करा। क्या कहा जाता है? अनअपचायी शर्करा। देखिए, अगर अपचायी शर्करा की हम बात करें, वे शर्कराएं जो फेहलिंग विलयन को, वे शर्कराएं जो फेहलिंग विलयन को अपचयित कर देती हैं, अपचयित कर देती हैं, उससे अपचायी शर्करा कहते हैं। फेहलिंग विलयन को क्या करें? अपचयित कर दें, उसे क्या बोलेंगे हम? अपचायी शर्करा। देखिए, फेहलिंग विलयन दो प्रकार का होता है, एक ए और एक बी। वैसे का फार्मूला में CuO बोलते हैं, लेकिन एक ए होता है, एक बी। ए मतलब एक रंगहीन होता है, दूसरा वाला होता है लाइट ब्लू। कैसा होता है? लाइट ब्लू। ठीक है। एग्जाम्पल यहां देखिए, सभी मोनोसैकेराइड यानी जितने मोनोसैकेराइड हैं सब फेलिंग विलयन को क्या करते हैं? अपचयित कर देते हैं। अभी आपको परीक्षण दिखाएंगे फेलिंग विलयन का। सभी मोनोसैकेराइड एवं डाइसैकेराइड, ब्रैकेट में लिख रहे हैं स्यूक्रोज को छोड़कर, यानी स्यूक्रोज है तो डाइसैकेराइड, लेकिन यह फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर पाता है। अब अगर हम बात करें अनअपचायी शर्करा की, तो वे शर्कराएं जो फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर पाती हैं,
फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर पाती हैं, अपचयित नहीं कर पाती हैं, उसे अन अपचायी शर्करा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल में हम पॉलीसैकेराइड, सॉरी, एवं स्यूक्रोज। स्यूक्रोज मतलब डाइसैकेराइड तो है, लेकिन सभी तो अपचाई में आ जाते हैं, केवल स्यूक्रोज ही नहीं आता। तो अपचायक क्षमता मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब। अपचायक क्षमता के आधार पे शर्करा दो प्रकार की डिवाइड की हमने, एक अपचाई और एक अनपचाई। अपचाई शर्करा किसे कहा? जो फेलिंग विलयन को अपचायित कर देती है, और अनपचाई जो फेलिंग विलयन को अपचायित नहीं कर पाती। आशा करते हैं कि भी टॉपिक समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे की ओर चलें। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे की ओर चलते हैं। बात करेंगे किसकी हम? अब बात करें थोड़ा सा ग्लूकोज की। अभी कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण भी कराना है फिलहाल, थोड़ा ग्लूकोज की हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज एक क्या है? मोनोसैकेराइड है। इसका फॉर्मूला C6H12 होता है। यहाँ लिखेंगे हम कुछ पॉइंट्स, सॉरी, कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखेंगे हम। देखिए, सबसे पहला क्या लिख रहे हैं? पके हुए अंगूरों में पाए जाने के कारण, पके हुए अंगूरों में पाए जाने के कारण इसे द्राक्ष शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्राक्ष शर्करा कहते हैं। अच्छा, द्राक्ष मतलब क्या हुआ? द्राक्ष मतलब अंगूर होता है। क्या होता है? अंगूर होता है। तो पके हुए अंगूरों में पाए जाने के कारण इसे द्राक्ष शर्करा कहते हैं, पहला। सेकंड पॉइंट की थोड़ी हम बात करें। सेकंड पॉइंट क्या है? प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ग्लूकोज, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, कैसा? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, सॉरी, होता है। अतः इसे D+ चिन्ह से लिखा जाता है। ठीक है, अब बात थोड़ी सी कर लें हम ग्लूकोज बनाने की विधि। ग्लूकोज बनाने की विधि, केवल पेपर के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं बस। ग्लूकोज बनाने की विधि, फर्स्ट नंबर C12H22O11 प्लस H2O, अम्लीय जल अपघटन कराइए। C6H12O6, C6H12O6। अब देखिए, C12H22O11 है क्या? इसको हम स्यूक्रोज कहते हैं। स्यूक्रोज का जल अपघटन करा दें, एक अणु ग्लूकोज का मिल जाएगा और दूसरा अणु किसका मिल जाएगा? फ्रक्टोज का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में ले रहे हैं हम माल्टोज शर्करा, C12H22O11। जितने भी डाइसैकेराइड हैं सबके फार्मूले एक ही जैसे होंगे। इसका क्या करवा दें?
जल अपघटन मिलेगा क्या हमको, C6H12O6 कितनी बार मिलेगा, 2 बार। यानी दोनों जो अणु हैं दोनों अणु हमारे ग्लूकोज ही कहलाएंगे, दोनों अणु हमारे क्या कहलाएंगे, ग्लूकोज ही कहलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर सुक्रोज का जल अपघटन करा दें तो फिर भी हमें एक अणु ग्लूकोज का मिलेगा, माल्टोज शर्करा का जल अपघटन करा दें तो हमें ग्लूकोज के कितने अणु मिलेंगे, 2। ये है ग्लूकोज बनाने की विधि। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर चलते हैं। देखिए ग्लूकोज, कुछ और ऐसे पॉइंट देखते चलिए। ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोस कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास एक एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। तो देखिए अगले वाले पॉइंट में लिख रहे हैं, ग्लूकोस में 5 OH समूह तथा एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। क्या, एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। देखिए ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं और एक एल्डिहाइड समूह होता है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये है CHO, ये है CHOH, ये है CHOH, ये है CHOH, कितने हो गए, 3, एक हो गया 4, और इसको बोलेंगे अंतिम 5। ये है ग्लूकोज की खुली श्रृंखला जिसको हम D+ ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, D+ ग्लूकोज। क्या कहते हैं, D+ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज की खुली श्रृंखला है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको ऐसे भी देखे लिख सकते हैं, CHOH 4 बार है तो इसका होल 4, फिर CH2OH, D+ ग्लूकोज। कोई दिक्कत फ्रेंड्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्लूकोज में 5 OH समूह तथा एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो ग्लूकोज की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन 3 से 4 बता दे, और उसके बाद हम बात करेंगे ग्लूकोज की बंद श्रृंखला की चक्रीय संरचना की। देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड पे पहली अभिक्रिया लिखी हुई है HCN, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एल्डिहाइड समूह है। CHOH का होल 4, CH2OH, इसको हमने क्या कहा, ग्लूकोज कहा। अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। HCN आपने एल्डिहाइड में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पढ़ी होगी। कार्बोनिल समूह में कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आता है। HCN में H पॉजिटिव, CN नेगेटिव। तो CN जुड़ेगा C के साथ, इसके साथ जुड़ेगा C के साथ, O जुड़ेगा H के साथ। बाकी ग्रुप्स जैसे लिखे हुए हैं वैसे आपको लिख देना है। नाम की अगर बात करें तो हो गया ग्लूकोस, CN को बोलेंगे हम साइनो, और हाइड्रोजन पहली अभिक्रिया, यानी ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराने पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। सेकंड अभिक्रिया देखिए, हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया, इससे हाइड्रोक्सिल एमीन से देखिए, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये है ग्लूकोज। अभिक्रिया करवानी है हाइड्रोक्सिल एमीन से, यानी H2NOH, NH2OH, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला।
यहाँ का H2 ऑक्सीजन के साथ H2O फॉर्म में बाहर, इसका मतलब हुआ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में NOH आ जाएगी, यानी NOH ने ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया और स्वयं उसके स्थान पर आके ऑक्सीजन बनाया। तो नाम पढ़ेंगे हम ग्लूकोक्सिन। क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोक्सिन। तो आशा करते हैं कि ये दोनों अभिक्रियाएं आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे की ओर चलेंगे और पढ़ने वाले हैं एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। इससे पढ़ने वाले हैं एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। देखिए CHO CHOH का होल 4 CH2OH। अभिक्रिया किसके साथ करानी है? CH3COCl। नाम इसका क्या होगा? एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम होगा? एसिटिल क्लोराइड। ध्यान से देखिए फ्रेंड, जो CH3CO एसिटो समूह है या हाइड्रोक्सिल समूह के H को विस्थापित करेगा और स्वयं उसके प्लेस पर आएगा। जब यहां से H विस्थापित हो गया तो COCH3 CH2O COCH3, इसका नाम क्या होगा? ग्लूकोस पेंटाएसीटेट। क्या नाम होगा? ग्लूकोस पेंटाएसीटेट। रिएक्शन बैलेंस कर दीजिए, ये आ जाएगा प्लस में 5HCl। ये हो गया एसिटिल। इसी प्रकार से एक अभिक्रिया आपकी एसिटिक एनहाइड्राइड से भी है, इसका फॉर्मूला CH3CO का होल ट्वाइस O होता है। इसका नाम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। यहाँ भी आपको बैलेंस के लिए 5 लगाना होगा और प्रोडक्ट में यही मिलेगा जो यहाँ मिला है, केवल अंतर इतना कि साइड प्रोडक्ट में 5CH3COOH बाहर जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हेडिंग दूसरी बना लीजिएगा। नेक्स्ट वाली एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। यहाँ देखिए मैं लिख भी दे रहा हूं, एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। आशा करते हैं कि भी अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे की ओर चले। देखिए फ्रेंड्स, आगे की ओर चलते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, ग्लूकोज का परीक्षण। सॉरी, ग्लूकोज का परीक्षण है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण की भी बात करता है तो यह अभिक्रिया आप लिख सकते हैं। ग्लूकोज का परीक्षण। ग्लूकोज का परीक्षण दो प्रकार से होगा। एक तो हम ग्लूकोज को फैलिंग विलयन में डालेंगे, दूसरा हम ग्लूकोज को टॉलेन अभिकर्मक में डालेंगे। तो पहले परीक्षण की अगर हम बात करें तो पहला परीक्षण है फ्रेंड्स फैलिंग परीक्षण। क्या है? फैलिंग परीक्षण। एल्डिहाइड CHOH का होल 4 CH2OH, इसको हमने क्या कहा? ग्लूकोज। और इसको हमने मिलाया, इसको हमने किसमें मिलाया? फैलिंग विलयन में। और इसको हम गर्म किए। जब ग्लूकोज को फैलिंग विलयन में मिलाया जाता है तो ग्लूकोज फैलिंग विलयन को अपचयित कर देता है। किसमें? Cu2O में, यानी क्यूपरस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप बनेगा। क्यूपरस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप बनेगा और खुद ग्लूकोज ऑक्सीकृत हो जाएगा, सॉरी COOH, ग्लूकोनिक अम्ल में। किसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा? ग्लूकोनिक अम्ल में। ठीक है,
सेकंड परीक्षण की अगर हम बात करें, जिसका नाम है टॉलेन परीक्षण, जिसका नाम है टॉलेन परीक्षण। तो टॉलेन परीक्षण में रजत दर्पण बनेगा। क्या बनेगा? रजत दर्पण। Ag2O होता है सूत्र टॉलेन अभिकर्मक का। इसको आप पहले ग्लूकोज में डालेंगे तो ग्लूकोज फिर से खुद तो ऑक्सीकृत हो जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल में, लेकिन टॉलेन अभिकर्मक को 2Ag इट मीन सिल्वर दर्पण में क्या करेगा? अपचयित कर देगा। तो ग्लूकोज के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षण फेहलिंग परीक्षण और टॉलेन परीक्षण है। अभी हम अंतिम में एक परीक्षण कराएंगे मॉलिस्ट परीक्षण, जिसका नाम हम देंगे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। फिलहाल अभी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम बात करते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की। देखिए, चक्रीय संरचना बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको ग्लूकोज की खुली श्रृंखला बनानी है। ध्यान से देखिए, हमने लिखा है C डबल बॉन्ड और सिंगल बंध में H है, ग्लूकोज में रहता है। तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लिख लीजिए एल्डिहाइड समूह, उसके बाद सबसे अंतिम में लिखिए CH2OH। फिर आपको एक रूल बताते हैं, ए हो गया दूसरा कार्बन, ए हो गया तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और इसको क्या बोलेंगे हम? छठवां कार्बन। अच्छा, थोड़ा सा स्पेस और दे देते हैं। ये है पांचवा कार्बन और ये क्या है हमारा? छठवां कार्बन। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एक बात और आपको बताते हैं, तरीका आपने समझ लिया, नीचे से हम चलेंगे। आपको संरचना याद कैसे रखनी है, इसके लिए आप एक सिंपल ट्रिक याद रखेंगे। RR, देखिए OH 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 OH, इतना 7 तो नहीं बना दिए? 1 2 3 4 5 6 7 ही हो गया, एक गलत हो गया। अभी तो हम सोच रहे हैं कि हमको लग रहा है कि ये गलत हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से तरीका क्या चलने वाला है। रूल बहुत सिंपल है। देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बहुत इजीली तरीके से आप बना सकते हैं। तरीका भी मैंने आपको बताया था कि आपको ट्रिक याद क्या करनी है इसमें। सबसे पहले C डबल बॉन्ड यानी CHO समूह लिखना है और सबसे अंतिम में आपको CH2OH लिखना है। और आप इसके बाद ट्रिक जो लगाएंगे वह होगा RRLR। RRLR का क्या मतलब हुआ? राइट राइट OH, फिर लेफ्ट में OH, फिर राइट में OH। उसके बाद जो बचा हर जगह हम क्या लगाएंगे? H लगाएंगे। पहले कार्बन के ऑक्सीजन पे पांचवें कार्बन का H अटैक करेगा, उसको OH बना देगा और पांचवें कार्बन की ऑक्सीजन जो है पहले और पांचवें कार्बन के बीच में आ जाएगी। जब OH हमारा राइट में होगा तो हम इसको बोलेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और जब यही OH हमारा लेफ्ट में आ जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ए वाली श्रृंखला हमारी है ग्लूकोज की ओपन श्रृंखला और ये दोनों ग्लूकोज की क्या कहलाएंगी? चक्रीय यानी खुली श्रृंखला। ठीक है, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न देखिए पूछे कैसे जाते हैं, कभी कभी पेपर में ऐसे डायरेक्टली पूछ लेगा ग्लूकोज की खुली अथवा बंद श्रृंखला बनाइए या फिर ग्लूकोज की चक्रीय श्रृंखला बनाइए। और इसी श्रृंखला को एक और इजीली तरीके से हवार्थ की संरचना बनाई गई है। हवार्थ ने दिया था जो पायरॉन पर आधारित थी, क्योंकि ये जो श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल पायरॉन की स्ट्रक्चर से मिलती जुलती है। देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम ग्लूकोज की जो पायरॉन स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। अगर आपको ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर एकदम क्लियर पता है, दोनों एक पता, देखिए ओपन पता है तो बंद आप आराम से कर लेंगे।
क्योंकि बंद करने के लिए रूल लगेगा। पायरॉन पर आधारित जो स्ट्रक्चर हावार्थ ने बनाई थी, हम यहां लिखेंगे हावार्थ की संरचना। हावार्थ की संरचना। देखिए हावार्थ ने ग्लूकोज की क्या संरचना बनाई थी, उन्होंने पायरॉन लिया था। पायरॉन क्या होता है? पायरॉन का फॉर्मूला है, पहले और पांचवें कार्बन के बीच में क्या है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन है। अगर हम अल्फा डी प्लस की बात करेंगे तो जो लेफ्ट में होगा उसको ऊपर लिखना है, और जो राइट में होगा उसको नीचे देख लीजिए, एच ओ एच, ओ एच एच, और सबसे अंतिम में एच नीचे रहेगा, CH2OH ऊपर रहेगा। अगर इसके हम नाम की बात करें, इसको बोलेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूको पाइरेनोस। क्या बोलेंगे? अल्फा डी प्लस ग्लूको पाइरेनोस। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर बीटा की बनाएंगे तो देखिए बीटा में एक ही परिवर्तन आएगा, जहां H है वहीं पर क्या करना है आपको? OH कर देना है। देखिए जहां H है वहीं पर OH, यानी OH ऊपर H नीचे। ध्यान से देखिए लेफ्ट में यहां पर OH ऊपर है तो ये हो जाएगी बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस। ये है हावार्थ प्रक्षेपण सूत्र, इसको भी कह सकते हैं। हावार्थ प्रक्षेपण सूत्र भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगली बात जो हम कर रहे हैं ग्लूकोज का मालिश्य परीक्षण। वैसे कार्बोहाइड्रेट का मालिश्य परीक्षण यहाँ पर लिख दे तो ज्यादा परफेक्ट होगा। यहाँ पर क्या लिखते हैं? कार्बोहाइड्रेट का मालिश्य परीक्षण। इसमें क्या करना है आपको? कोई एक पदार्थ लेना है ऑर्गेनिक में। पदार्थ तो कार्बोहाइड्रेट का रहेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो अननोन होगा। और उसमें उसके जली विलयन में आपको 2 ml मॉलिश सविकर्मक डालना है। मॉलिश सविकर्मक क्या होता है? अल्फा नेप्थॉल का एथिल अल्कोहल में 10% का बना विलयन मॉलिश सविकर्मक कहलाता है। प्रैक्टिकल लैब में मॉलिश रिएजेंट लिखा रहेगा। उसके बाद डालकर परख नली को बिना हिलाए हम बहुत सावधानी से परख नली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं, जिससे दो परतों के बीच में लाल और भूरे रंग का एक छल्ला बनता है, जो आफ्टर सम टाइम बैगनी रंग का हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मॉलिश्य परीक्षण। अगर बैगनी रंग का हुआ तो एक बात कंफर्म कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कंफर्म है, निश्चित है कार्बोहाइड्रेट। तो आशा करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमने आपको बताया। और इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं एमीन की। यानी आज कोशिश हमारी ये है कि प्रोटीन्स पार्ट भी खत्म कर दिया जाए एक ही लेक्चर में। और यहां से 101% 5 नंबर का प्रश्न कंफर्म है पेपर में। 5 नंबर का प्रश्न कंफर्म है पेपर में। इसके पहले न्यूक्लिक एसिड्स भी हमने पढ़ाया प्रीवियस टॉपिक में, और वो टॉपिक और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट सबसे अंतिम 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो लॉन्ग आंसर होगा। 5 नंबर का पूरा एक ही प्रश्न होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम एमिनो अम्ल स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेने वाले हैं, अगला टॉपिक हमारे पास है एमिनो अम्ल। इसके अंतर्गत हम प्रोटीन के पार्ट को भी पढ़ने वाले हैं। देखिए एमिनो अम्ल क्या होता है? वह यौगिक जिसमें दो क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। एक तो एमीन हो, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड हो, यानी COOH, उसको एमिनो अम्ल कहें। यानी वह यौगिक जिसमें दो क्रियात्मक समूह हो, एक तो NH2 हो और एक हो COOH, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? एमिनो अम्ल। फिर से सुनिए, वह यौगिक जिसमें दो क्रियात्मक समूह हो, एक तो एमीन हो, दूसरा क्या हो? COOH, इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसको एमिनो अम्ल कहेंगे। अगर एमिनो अम्ल के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला जो प्रकार हम डिवाइड करने वाले हैं, देखिए सबसे पहला जो प्रकार हम डिवाइड करने वाले हैं वो है हमारा NH2 और COOH की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे उदासीन एमिनो अम्ल। क्या बोलेंगे? उदासीन एमिनो अम्ल।
फर्स्ट हो गया। अगर सेकंड की हम बात करें, सेकंड हमारे पास होगा अम्लीय एमिनो अम्ल। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में हमको लिखना पड़ेगा क्षारीय एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल अगर NH2 और COOH की संख्या के आधार पर बात की जाए तो एमिनो अम्ल 3 प्रकार का होता है। जैसे नंबर 1 हमारे पास क्या है, उदासीन, अम्लीय और उदासीन एमिनो अम्ल क्या है, जिस एमिनो अम्ल में NH2 और COOH समूह की संख्याएं बराबर हो। यानी एमिनो अम्ल में जो अम्लीय है, उदासीन है सॉरी, इसमें NH2 और COOH समूह की संख्याएं बराबर हो, उसको हम बोलेंगे उदासीन एमिनो अम्ल। और जिस एमिनो अम्ल में COOH की संख्या ज्यादा, NH2 की संख्या कम, उसे बोलेंगे अम्लीय एमिनो अम्ल। और जिसमें NH2 समूह की संख्या ज्यादा हो, COOH की संख्या कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्षारीय एमिनो अम्ल। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, क्षारीय एमिनो अम्ल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उदासीन एमिनो अम्ल में अगर एग्जांपल की हम बात करें, यहां आप लिख सकते हैं ग्लाइसिन। क्या लिख सकते हैं, ग्लाइसिन। ठीक है। अगर अम्लीय एमिनो अम्ल की बात करें और इसमें एग्जांपल की हम बात करें, यहां आप लिख सकते हैं स्पार्टिक अम्ल। क्या लिख सकते हैं, स्पार्टिक अम्ल। अगर क्षारीय एमिनो अम्ल की बात करें और इसका एग्जांपल लिखें तो यहां लिख सकते हैं आप लाइसिन। क्या लिख सकते हैं, लाइसिन। ठीक है। उदासीन में ग्लाइसिन, अम्लीय में स्पार्टिक अम्ल, लाइसिन क्षारीय में होगा। तो ऐसा एमिनो अम्ल जिसमें NH2 समूह की संख्या COOH समूह की संख्या बराबर हो, उदासीन। और जिस एमिनो अम्ल में NH2 की संख्या कम, COOH समूह की संख्या ज्यादा, उसे अम्लीय एमिनो अम्ल कहेंगे। क्षारीय एमिनो अम्ल जिसमें NH2 की संख्या ज्यादा, COOH समूह की संख्या कम, उसको क्या बोलेंगे, क्षारीय एमिनो अम्ल। आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको इतना समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है, आवश्यकता के आधार पर एमिनो अम्ल के प्रकार। तो शरीर की आवश्यकता के आधार पर एमिनो अम्ल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आवश्यक एमिनो अम्ल। क्या होता है, आवश्यक एमिनो अम्ल। और सेकंड होता है अनावश्यक एमिनो अम्ल। देखिए, आवश्यक एमिनो अम्ल किसको बोलेंगे, आवश्यक एमिनो अम्ल मीन्स आप ऐसे समझिए कि 23 एमिनो अम्लों में, वैसे 23 एमिनो अम्लों में 10 एमिनो अम्ल हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। और आवश्यक जो एमिनो अम्ल है वो हमारे शरीर में नहीं बनते, उनको बाहर से भोजन के रूप में लेना पड़ता है। उनको बाहर से किसके रूप में लेना पड़ता है, भोजन के रूप में लेना पड़ता है। और जो अनावश्यक एमिनो अम्ल है ये शरीर में ही बन जाते हैं। मींस अनावश्यक जो एमिनो अम्ल है इनको बाहर भोजन के रूप में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल, इनकी संख्या लगभग 13 होती है। और इसकी आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या लगभग क्या होती है, 10। यानी वे एमिनो अम्ल जो हम बाहर से भोजन के रूप में लें उसको आवश्यक एमिनो अम्ल बोलेंगे। और वह एमिनो अम्ल जो शरीर में ही बन रहा हो, जिसको भोजन के रूप में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो फ्रेंड्स, इतना टॉपिक्स आप तैयार कर लिए। एक लेक्चर और कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के टाइप्स क्या है, साथ में विटामिन को भी इंक्लूड कर देंगे। इतना टॉपिक से आपका पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट एकदम खत्म। यहाँ से आप हर एक क्वेश्चन को करके आएंगे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शुभ रात्रि।